हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की जेईई मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, सेट एंड इट्स थ्योरी। तो भाई सेट क्या है? तो इस तरीके से आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रिफर्ड एज सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है भाई? वेल डिफाइंड का मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट मैं बोलूं तो उसमें कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि इंटेलिजेंट बॉयज का एक सेट, तो ये चीज गलत है, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हो सकता है जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है वो मेरे लिए इंटेलिजेंट हो, और जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा है वो आपके लिए इंटेलिजेंट हो। तो इंटेलिजेंट का कोई मानक नहीं है, इस वजह से ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से एक सेट नहीं है। जैसे मैं तुमसे कह दूं गुड प्लेयर का कलेक्शन, भाई गुड प्लेयर की परिभाषा क्या है? गुड प्लेयर हो सकता है कि आपको देखने में अच्छा लगता है वो आपके लिए गुड प्लेयर हो, या जो प्ले ग्राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो गुड प्लेयर हो। तो जहां पर एडजेक्टिव्स यूज आते हैं वहां पर डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी भ्रम की आ जाती है, एम्बिगुअस स्टेज आ जाती है, और उस कंडीशन में हम कह देंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। ठीक है। अच्छा, सेट में जो बेसिकली जो सेट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये आ रही है कि इन जनरल जो है हम लोग अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं कैपिटल में ए बी सी एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह से हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसी सेट में, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ दी सेट। बोलूं या मैं बोलूं कलेक्शन बोलूं या मैं एग्रीगेट बोलूं या मैं क्लास बोलूं, तो सबका मतलब बच्चे एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आ रही है कि ये जो तुम्हारे सामने कोई सेट लिखा हुआ है, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, उसमें है, तो हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और अगर ए उस सेट में नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो जैसे मैं तुमसे बताऊं कि मैं तुमसे कहूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन, तो आप कहोगे सेट है। क्यों? क्योंकि पता है कि ए ई आई ओ यू इसमें मौजूद होंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैं तुमसे कहूं कि फर्स्ट प्राइम नंबर्स या फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स जो हैं उनका कलेक्शन, तो भाई ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर जानते ही हैं, इट विल स्टार्ट विद 2 2 3 5 7 और 11। ये क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा एक कलेक्शन जो बना है तो क्या हो गया? एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि 5 रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? तो आप कहोगे सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके मन में, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, मान लो आपके मन में गंगा नदी के बारे में बात आए। अब गंगा नदी इन 5 रिवर में है कि नहीं है, वी आर नॉट श्योर। तो इस वजह से जब हम ये ऐसी स्थिति आ जाए, भ्रम की स्थिति आ जाए कि उसमें पर्टिकुलर वो एलिमेंट है या नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि वो सेट नहीं। ठीक है ना? अच्छा, अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट में कुछ स्पेशल लेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे थ्रू सेट थ्योरी या फंक्शन या जो भी मैथमेटिक्स का ब्रांच में जो भी हम कुछ पढ़ेंगे उसमें ये लेटर्स हमेशा यूज होंगे। तो इसमें सबसे पहला बेटा लेटर है एन। तो एन जो है इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। फिर यूज होता है जेड, या जिसे बोलते हैं आई, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स।
फिर क्यू आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? 2/3, 3/5, 2 एंड सो ऑन। फिर क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। फिर बेटा इसके बाद में एक लेटर और यूज होता है अक्सर, इसे QC बोलते हैं, या कई बार इसको क्यू इस पर एक बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और इसके बाद में है बेटा R। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, कहीं कहीं बेटा R प्लस यूज होता है, तो R प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है। और एक C लेटर भी यूज होता है, कैपिटल C। दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी भी सेट को किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो हम लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट क्या है? तो देख लीजिए कि किसी भी सेट को बेसिकली हम लोग दो मेथड्स होते हैं, उससे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो पहला बेटा मेथड होता है जिसमें बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड क्या होता है बेटा? इसमें सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग पैरेंथेसिस में बंद करके कॉमा लगा देते हैं। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एन इवन नंबर विच इज लेस देन 4 का सेट बनाना है, तो भाई 1, 2 और 3। ठीक है ना? तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गए। जैसे मैंने कह दिया कि नेचुरल नंबर का सेट, तो आप नेचुरल नंबर सेट क्या कहेंगे? n, और इसको लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और फिर डैश डैश डैश। ठीक है। एक बात समझ लो बेटा, ये जो एलिमेंट्स दिखे हैं ये देख रहे हैं आपके काउंटेबल है, तो ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। और जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एक मेथड समझ में आ गया है, रोस्टर मेथड, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा इसके बाद में आता है सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि वी विल डिस्क्राइब अ सेट बाय इट्स डेफिनेशन। मतलब जो भी रूल है या जो भी उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे फॉलो व्हाटसोएवर द रूल, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे बेटा मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट ए है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे एक्स। एक्स का मतलब जो उसके एलिमेंट है, सच दैट एक्स प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो भाई, ये एक डेफिनेशन लिख दी गई है यहां पर पर्टिकुलर सेट ए की। सेट ए क्या है? तो कहोगे भाई सेट के ए के एलिमेंट्स x हैं, सच दैट, यहां पे जो दो कोलन्स लगाए हुए हैं हम लोग ने, सेमी कोलन कोलन लगाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। अब उसके बाद में उसकी डेफिनेशन जो है कि x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप क्या कहोगे? नेचुरल नंबर है x, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे तो 6 लेस देन 10, 2 7 आ जाएगा लेस देन 10, 3 मतलब 8 हो जाएगा लेस देन 10, 9 और 10। यहाँ पर इक्वलिटी तक दिया हुआ है, इस वजह से ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं
कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लोगों ने लिख दिया, सपोज करो सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n और n क्या है? एक नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया? देखो भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेटा देखो क्या होता है, सबसे पहला जो इसमें सेट है वो है द एम्प्टी सेट। बेटा एम्प्टी सेट क्या होता है आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन मैं यहां पर जल्दी से आपको फटाफट जो चीजें हम लोगों ने क्लास 8th 9th में पढ़ी थी सेट थ्योरी में या क्लास 11 में पढ़ी थी, उसको फटाफट यहां पर क्विक रिकॉल कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पढ़ा हुआ है वो जल्दी से याद हो जाए। तो एम्प्टी सेट बेटा क्या होता था? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -2 और x कोई रियल नंबर है। आपको पता है बेटा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि इस सेट में x क्या आएगा? तो आप कहोगे भाई x कुछ भी नहीं आएगा। तो जो एम्प्टी सेट है बेटा, उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऐसा या सिंपलीफाई लिख दो। बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एम्प्टी सेट का रोशर मेथड में किया जाता है। और बच्चे ये जो फाइल लिखा हुआ है इसका जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी एम्प्टी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो बेटा यहां पर एक बात लगे हाथ ये भी बता दें आप लोगों को कि किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं उनके नंबर को बोलूं तो वो जो नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है बेटा, कार्डिनल नंबर को हम लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो इसका मतलब बेटा होता है कि किसी भी सेट में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम नंबर बोलें तो वो उसकी कार्डिनलिटी बताएगा। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट ए है जिसमें क्या आ रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद के लेटर्स आ रहे हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो अगर आप कहोगे बेटा कि लिखोगे ए एल एल ए एच ए बी ए डी, और बच्चों आपको पता है कोई भी अगर सेट ऐसे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, तो चाहे कोई भी एलिमेंट कितनी बार भी लिखा हो तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली ये ए एल एच बी और डी यही बेटा तुम्हारे क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। तो किसी भी सेट में अगर हम किसी एलिमेंट को कई बार भी लिख दे तो उस सेट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कार्डिनलिटी, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं कह के आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम एन लिखेंगे और ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बच्चों कि जो नल सेट होता है इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो सिंपली आप बता दोगे कि इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, देखो बेटा
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी इक्वी वैलेंट सेट के बारे में। बेटा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि दो सेट ऐसे हैं जिनकी कार्डिनलिटी बराबर है, मतलब Na बराबर Nb है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं तुमसे कह दूं एक सेट है 1 2 3 लिखा है और एक सेट दूसरा है जिसमें ABC लिखा है। बेटा दोनों क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए बेटा हम लोग ये इस तरीके का एरो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो दिस सेट मान लो A है और दिस सेट इज B, तो मैं कह दे रहा हूं कि A इज इक्विवेलेंट टू B। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा बेटा, इक्विवेलेंट के साथ में हम लोग जरा यहां पर अबाउट दी इक्वल सेट क्या होते हैं। तो इक्वल से बेटा क्या होगा कि पहली कंडीशन है कि Na और Nb बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स दोनों में जितने हो उनके नंबर बराबर होने चाहिए। और दूसरी बात है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट्स नहीं है तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ B also, and every element of B is a member of या element of A also। तो बेटा अगर ऐसे हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों सेट आपस में कैसे हैं? इक्वल। मतलब कहने का है कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि ABC और PQR ये बेटा इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, बात समझ में आ गई? और अगर मैं लिख दूं कि ABC और फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बेटा क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे क्योंकि ABC इसमें भी आएगा और ABC इसमें भी आएगा। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। बेटा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सबसेट्स के बारे में। भाई सबसेट्स क्या होते हैं? तो देखो जरा, अगर कोई सेट ए लिखा है और इसके एलिमेंट 1 2 3 लिखे, तो बेटा इनके सबसेट्स का मतलब क्या हो गया कि इन्हीं एलिमेंट से जितने पॉसिबल सेट्स बन सकें वो सारे के सारे ए के सबसेट्स कहलाएंगे। तो आप कहोगे सबसे पहले हम वो एलिमेंट ले लें जिसमें कुछ भी नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, तीसरा 3, फिर दो दो की पेयर बना लो 1 2 1 3 2 3 और फाइनली 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हैं, तो आप कहोगे 8 हो गए। अच्छा बेटा, अगर मान लो ये 1 2 लिखा होता तब क्या बनता? एक तो पहले नल सेट बन जाता, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2। कितने बेटा हो गए? 4। दो एलिमेंट पे 4, तीन एलिमेंट पे 8। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला बन गया कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए बराबर 2 की पावर n, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर n। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2 की पावर उतने नंबर लिख दोगे तो वो नंबर ऑफ सबसेट बता देंगे। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 लिखा है, बेटा इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो कहोगे 2 की पावर 4, मतलब 16 सबसेट्स होंगे।
अच्छा एक बात और देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट ए है और 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? तो आप कहोगे 4 होंगे, एक एम्प्टी सेट, एक 1, एक 2 और एक 1,2। बेटा 1,2 खुद सेट ए आ गया, और ये क्या होगा तुम्हारा एम्प्टी सेट बीच में आ गया, या अभी जो मैंने 2 एग्जांपल्स लिए थे उसमें भी एम्प्टी सेट आ रहा था। तो इसका मतलब हमने 2 बातें जानी कि दुनिया में जितने भी सेट पड़े हुए हैं उसमें नल सेट जो है 5, वो जितने भी सेट्स हैं उनका एक सबसेट जरूर होगा। और दूसरी बात तुमने देखी, जैसे 1,2 लिखा था बेटा, ये भी तो 1,2 आया, तो दूसरी बात तुमने देखी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा बेटा एक बात और समझ लो कि किसी भी सबसेट को बेसिकली हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ये बेटा जो सी साइन छोटा दबा के बना दिया गया है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, इसे क्या बेटा बोलेंगे? अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो सुपर सेट के लिए बेटा हम साइन ऐसे लगा देते हैं और सबसेट के लिए साइन हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें? अच्छा कंफ्यूजन हो तो भाई बता देना जरूर, एकदम संकोच नहीं करने का है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? तो देखो बेटा तुमने एक बात देख ली कि कोई भी सेट जो है वो अपने स्वयं का सबसेट होता है। तो देखो बेटा एक बात समझ लो कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सेट तो 2 की पावर n होते हैं, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बेटा, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, मान लो एक लिखे थे तो ये हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर का मतलब बेटा क्या हो गया कि अब जैसे मान लो ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहां पर देखो, यहां पर सेट क्या था 1,2 और ये सबसेट में 1,2 आ रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए ना बेटा। बाकी क्या है? प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूं कि प्रॉपर सबसेट का मतलब बेटा क्या हो गया, तो आप कहोगे प्रॉपर सबसेट का मतलब ऐसे सबसेट या ऐसा सेट किसी भी सेट का जिसमें सारे एलिमेंट हों लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो जिस सेट से उसकी ओरिजिन हुई है उसमें हो लेकिन उस सेट में ना हो, तो सारे के सारे सेट क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई ना ये? देखो बेटा इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे समझो कि अगर आप कोई भी सेट लो तो आपके मन में उससे एक बड़ा सेट आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। तो जो बड़ा सेट उससे आएगा तो हम उसको उस डिस्कशन के लिए यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि एक नंबर है जो नेचुरल नंबर है और 100 से छोटा है, तो अगर बेटा कोई भी सेट जो है वो नेचुरल नंबर का ले लें और जिसमें कितने हो 101 तक नंबर दिए हुए हो, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए। तो ऐसे कह सकते हैं बेटा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो किसी भी सेट के डिस्कशन में सुपर सेट होता है, मतलब सारे के सारे सेट उससे छोटे रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा यूनिवर्सल सेट को जनरली हम लोग इस बड़े यू से दिखा देते हैं या
इसको एक सिंबल बेटा ये होता है और इसका मतलब होता है एक्सआई, ठीक है, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेट जो कि सारे सेट्स को कंटेन करे, कोई भी गिवन कॉन्टेक्स्ट हो, उसके लिए वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ गई बेटा? यूनिवर्सल सेट के बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पावर सेट। बेटा पावर सेट क्या होता है? मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या होगा? पीए होगा। और ये क्या होगा भाई? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना? मतलब मैं तुमसे कह दूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू 1 2 है, तो पी ए कितना हो जाएगा बेटा? पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो आप कहोगे सबसे पहले तो नल सेट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1,2 इटसेल्फ आएगा। तो तुमने इससे एक बात को जानी बेटा, तुमने एक बात जानी कि अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि जो आपका पावर सेट है इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, तो आप बताओगे हमेशा 2 की पावर n होगी। क्यों? क्योंकि a में जितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे, और इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? पावर सेट। तो फाइनली पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा 2 की पावर n के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना? कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी आई थिंक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लो कोई एक वाइड सेट है, माने नल सेट है, तो क्या नल सेट का भी पावर सेट बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट जो है वो नल सेट 5 है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पावर सेट कितना होगा, तो आप कहोगे इसमें 5 लिख दिया जाएगा, ठीक है? देखो बेटा, इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ पी 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 ऑफ वाई कितनी होगी, ठीक है? अच्छा, दो कितनी सिंपल सी बात है बेटा, पी फाई जो है, जरा ध्यान से देखो, पी फाई एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, वो कौन आ रहा है? वो फाई आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब पी फाई जो होगा बेटा, इट विल कंटेन ओनली वन एलिमेंट। अच्छा बेटा, वन एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो मैं तुमसे पूछूं कि पी ऑफ पी फाई कितना होगा, तो वन एलिमेंट होने के ऊपर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे बेटा वो 2 हो जाएंगे। तो यहां पर मैं तुमसे कहूं कि n ऑफ p ऑफ p5 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं मान लो क्वेश्चन बढ़ा देता, n लिखता, यहां p लिखता, फिर p लिखता, फिर p ऑफ 5 लिख दिया। अब मेरा सवाल है कि इसका कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो देखो बेटा p5 में एक एलिमेंट, जब एक एलिमेंट है तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 एलिमेंट, और जब इसमें 2 हो जाएंगे तो यहां पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे? ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 मतलब 4। तो मैं तुमसे बोलूंगा इस फाइनली इस पूरे पूरे सेट की जो कार्डिनलिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी 4। तो तुम समझ पा रहे हो बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या इस रिजल्ट को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं? सोचना, और अगर तुम्हें कुछ समझ में आए तो अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर मान लीजिए यहां पर 2 पी लगे थे तो आंसर 2 आ रहा था, 3 पी लगे थे तो 4 आ रहा था। बेटा अगर 4 पी लगेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी?
या 5 लगेंगे तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, क्या हम कोई जनरल फार्मूला बना सकते हैं? तो आपका ये काम है कि इसको आपको हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि एक सेट P है जिसमें A और सिर्फ B आर, ऐसा करें P को हम A नाम दे दे रहे हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। ठीक, हमने पूछा तुमसे देन फाइंड P ऑफ A। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सेट में एक ऑलरेडी सेट दिया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, है ना? तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले बताओ, जो ए सेट ए दिया है इसके सबसेट्स कितने होंगे? तो सीधी बात है बेटा, 2 एलिमेंट दिए हुए। अगर मैं कुछ देर के लिए इस बी को कैपिटल बी कह दूं तो सेट ए कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अब जरा बताओ फटाफट, इसके सबसेट कितने होंगे? तो एक तो कहोगे नल सेट होगा, एक ए होगा, एक बी होगा और एक ए कॉमा बी होगा। मतलब ऐसे कह सकते हो नल सेट ए, सेट के अंदर सेट बी और फाइनली जो सेट आपका दिया हुआ था। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? अगर मैं तुमसे कहूं पी ए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आपको एक सेट लगा देना है और यू विल हैव द पी ए। ठीक है ना? बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अबाउट दी वेन डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटिंग दी सेट्स एंड सबसेट्स। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे वेन साहब, उन्होंने ही सबसे पहले एक आइडिया दिया। वैसे तो आइलर साहब थे, उनका माना जाता है, लेकिन वेन का जो व्यू था उसके हिसाब से देखिए, इन्होंने कहा कि भाई किसी चीज को अगर विजुअलाइज किया जाए, देखा जाए, तो वो चीज जल्दी से हमारे दिमाग में आ जाती है। आप देखो बेटा, कोई गाना सुनिए और कोई पिक्चर देखिए, वही पिक्चर गाना आपको जल्दी याद हो जाएगा इन कंपैरिजन टू सुनने में। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेन साहब ने क्या बताया कि किसी भी सेट के जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटा देखो क्या होगा, सबसे पहले एक सुपर सेट होगा ना, सबसे बड़ा वाला, इसे क्या कहेंगे हम लोग? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और हमने यहां पे लिख दिया है कि ये सेट ए लिख दिया। ठीक है, ये भाई तुम्हारा बन गया सेट ए को, ये एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके कुछ एलिमेंट चाहो तो इसमें लिख दो और कुछ बाहर लिख दो। तो कुछ एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट इसके बाहर आ रहे हैं। अच्छा बेटा देखो, वेन डायग्राम के थ्रू सबसेट्स को कैसे दिखाया जाता है? जैसे मैं तुमसे कह दूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे कि ये जो सेट ए है, बी सेट जो होगा वो इसके अंदर कंप्लीटली लाई करेगा। मतलब ये बी हो गया और इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? ए सेट नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ए सेट के अंदर जो है वो कंप्लीटली बी लाई कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए डायग्राम क्या बता रहा है, यहां P लिखा है, यहां Q लिखा है, तो आप कहोगे P इज अ सबसेट ऑफ Q। ठीक है ना? आसान सी चीज है एकदम। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम का बेसिक, जो हम लोगों ने कंसेप्ट था वो समझ में आ गया है। बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी ऑपरेशंस ऑन
सेट्स। ऑपरेशन में सबसे पहले बेटा ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। बेटा दो सेट का यूनियन क्या होता है, तो आप ऐसे कह सकते हो इसको कि दो सेट का यूनियन का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विथ यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन। तो इसीलिए बेटा हम अक्सर जो है यूनिवर्सल सेट के लिए एक्साई जो वर्ड था ये सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक सेट ए है दूसरा सेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसका मतलब बेटा हुआ कि एक्स सच दैट या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा होगा या एक्स बी को बिलोंग कर रहा होगा या दोनों को बिलोंग कर रहा होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जो कि विच बिलोंग्स टू ईदर सेट ए और बी और बोथ, ठीक है। और ये बेटा इसका सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, आओ जरा देखते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। तो बेटा जो इसका यूनियन होगा वो ये पूरा कंप्लीट सेट, जिसको मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका ये आपका ए यूनियन बी बता रहा है। मतलब जो शेडेड रीजन है इट डिस्क्राइब अस अबाउट द यूनियन, ठीक है। तो जैसे बेटा मैं तुमसे कह दूं कि फॉर एग्जाम्पल कि सेट ए जो है वो 1 2 3 4 है और सेट बी 3 4 5 है, तो बेटा ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। मतलब जो कॉमन है उनको एक बार, जो अनकॉमन है उनको बी उसमें जगह मिलेगी जो दोनों में होंगे या दोनों में नहीं होंगे। ये हो गया बेटा आपका ए यूनियन बी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है बेटा, वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बेटा दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो अगर मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इनका जो ए इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको सिंबल जो है वो उल्टा यू बोल सकते हो, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, तो कहोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो तो वो ए इंटरसेक्शन बी में लाई करेगा। तो बात ये आती है कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग डायग्राम वेन डायग्राम बनाएं, तो वो किस तरह बनेगा, तो आप कहोगे भाई इस तरीके से बनेगा। तो ये सेट तुम्हारा हो गया ए, ये तुम्हारा सेट हो गया बी। तो ये जो रीजन है ये जिसको मैं पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये रीजन बेटा हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कि सेट ए जो है वो 1 2 3 4 लिखा है और सेट बी है एक्स जेड एक्स बराबर n+1 where n is less than or equal to 5 और n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं बेटा कि a इंटरसेक्शन b कितना होगा, तो आप क्या कहोगे बेटा जो सेट b है वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो और लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो 2 3 4 5 और 6। तो जरा देखो ए और बी में कॉमन क्या है बेटा, 2 3 और 4 है,
तो ये ए इंटरसेक्शन बी हमको डिस्क्राइब करेगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है, ये एकदम आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात तुमने और यहाँ पे ऑब्जर्व करी है कि जब हम लोग ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे थे, तो ए यूनियन बी जो था क्या बेटा, वो दोनों ये दोनों सेट है बेटा। तो इनका पूरा पूरा जो कॉमन पोर्शन था और अनकॉमन पोर्शन सब ले लिया गया था। ये सेट ए था, ये सेट बी था। तो क्या तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि ए यूनियन बी के अंदर ए भी आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर बी भी आ रहा है, और ए यूनियन बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बेटा यहाँ पर सबसेट के साथ में इक्वल भी लगा हुआ है, तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब दोनों सेट बराबर हो। जैसे मान लो ये ए है और इसी के अंदर क्या करें, सेट मान लो ए तुम्हारा ये है, सही नहीं बन पा रहा है, फिर से कोशिश कर रहे हैं, ये देखो अब बना। और दूसरा सेट जो है जस्ट इसी के बराबर हो, अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन मैं समझूंगा कि आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है। तो तुमने क्या देखा बेटा कि ये दोनों सेट में क्या हो गया, यहां पर मान लो ए है और बी है, तो यही ए यूनियन बी हो जाएगा, यही ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बेटा बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और देखो ए इंटरसेक्शन बी तो कंप्लीटली लाई कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक बेटा, इसी तरह के देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं अबाउट द इंटरसेक्शन, तो आपने देखा था कि अगर दो सेट दिए हुए हैं, तो ये रीजन जो था आपका वो ए इंटरसेक्शन बी था। तो ए इंटरसेक्शन बी इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द सेट ए एंड इज आल्सो लाइंग कंप्लीटली इन द सेट बी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ में आ रही है ना। देखो बेटा एक बात और समझ लो, जैसे मान लो खूब सारे सेट दिए होते, मान लो A1, A2, A3 और AN सेट दिए हुए, तो इनका जो ये फैमिली ऑफ सेट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यहां पर इंटरसेक्शन लगा दें I बराबर 1 से लेकर N तक। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स। और इसका मतलब बेटा क्या होगा एक्चुअली में, इसका मतलब ये वही हुआ कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और इंटरसेक्शन A। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सेम बेटा यूनियन के लिए भी होगा, अगर मैं यहाँ पे फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में बात करूं, यूनियन लगा दूं I बराबर 1 से लेकर N तक, तो वही मतलब हो गया बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा बेटा, इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डिसजॉइंट सेट। भाई डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे अगर मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, सेट ए कहे मैं यहां पर हूं, सेट बी कहे मैं यहां पर हूं, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। मतलब ये लोग गाना गा रहे हैं कि मैं यहां तू वहां, तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये सेट जो हो जाएंगे वो डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा फिगर तुम्हें क्लियर हो रहा है कि बेटा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एक नल सेट होगा फॉर दी डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब बेटा क्या हो गया, हमेशा डिफरेंस ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय a माइनस बी। और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे सच दैट x a में बिलोंग कर रहा है और x b में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट तुम्हारा ये है, एक सेट तुम्हारा ये है, ये सेट तुम्हारा ए है और ये सेट तुम्हारा बी है। तो बेटा ए माइनस बी जो होगा, मैं रेड पेन से जिस रीजन को बना रहा हूं, ये रीजन जो है आपका क्या बता रहा है, ये रीजन बता रहा है आपको a माइनस बी। तो आप देख रहे हो बेटा ये जो रीजन है इसमें b नहीं आ रहा है, मतलब b का कोई भी पोर्शन इसमें लाई नहीं कर रहा है। तो x a को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि बेटा एक सेट a लिखा है 1 2 3 4 और सेट b लिखा है 5 6 4 भी मान लो, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 2 3, क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, तो ये गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं a माइनस बी में कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एन ए माइनस बी, तो आप कह सकते हो कि अगर एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दें, ध्यान पड़ा ना बेटा, ये देखो ये पूरा एन ए था तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा एन ए है, उसमें तो ये पोर्शन तुमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस कर दिया मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया, तो आपको ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा बेटा बी माइनस से क्या होगा, तो सिंपली बात है कि अगर ये ए बना हुआ है, ये आपका बी बना हुआ है, ए है और ये बी है, तो ये जो रीजन होगा आपका वो आपको बी माइनस से बता रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा अब लोग बेटा बात करने जा रहे हैं अबाउट दी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जैसे मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो इसको मैं वेन डायग्राम से बताऊंगा। ये एक सेट दिया हुआ है ए और दूसरा सेट दिया हुआ है आपका बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है। तो देखो बेटा ये रीजन जो है, ये रीजन और आपका ये रीजन, अगर इन दोनों रीजन का यूनियन ले लो, तो ये देखो ये रीजन बेटा होता है ए माइनस बी और ये रीजन होता है बी माइनस ए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसको हम ये एक ट्रायंगल बना देते हैं, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी और ये क्या होगा x such that x belongs to a minus b union b minus a and x does not belongs to a intersection b। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस पूछूं तो क्या है, तो आप कहोगे एक्चुअली में a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वही क्या कहलाएगा, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझ में आ गया आप लोगों को।
सिमेट्री डिफरेंस क्लियर है बेटा? इसके ऊपर एक प्रॉब्लम जरूर बनती है, थोड़ी सी ही सही लेकिन प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो आपके सामने डिस्कस किया जाएगा फर्दर। जैसे मैं तुमसे कहूं कि सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 3 4 5 और 6, तो मैं तुमसे पूछूं बेटा a माइनस बी कितना होगा, तो आप कहोगे 1 2। b माइनस ए कितना होगा, तो आप कहोगे 5 6। तो मैं तुमसे पूछूं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b कितना होगा, तो आप कह दोगे a माइनस बी और b माइनस ए का यूनिट, माने 1 2 5 6। समझ में आ गई बात आप लोगों को? बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई सेट ए है तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा उसको हम लोग ए डैश या कई बार ए बार से नोट कर देते हैं, ठीक है, ए बार। और ये होता क्या है बेटा, तो अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट xi है, तो ए डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट और सेट ए का डिफरेंस जो होगा वो हमें ए डैश देगा। मतलब कहने का बेटा ये है, ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, ये तुम्हारा ए है, तो ये जो पोर्शन तुम्हारा बाहर का है, ये पोर्शन जो मैं बना रहा हूं, दिस पोर्शन इज द ए डैश। समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो जरा इसमें दिमाग लगाओ तुम लोग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन पोर्शन क्या है, तो आप कहोगे सर कोई भी इसमें कॉमन पोर्शन नहीं है। तो हम लोगों ने एक बात जान ली कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो ये बच्चों एक नल सेट हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ए को और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के यूनियन ले लिया जाए, तो आप देख रहे हो कि बेटा ये एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो लॉ बेटा ईमानदारी से याद रख लेना कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पाई होगा और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? अच्छा, तो एक बात बेटा और देखो, अब मैं यहां पे तुमको एक साथ और चीज बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तुमसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप कहोगे बेटा यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया तुम्हारा पूरा ये सेट, और ये पूरा सेट क्या हो जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट माने इसके बाहर वाला पोर्शन। तो इसके बाहर क्या है? आप कहोगे इसके बाहर सर कुछ भी नहीं है। जब इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक नल सेट होगा। और बेटा अगर मैं तुमसे कह दूं कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप लोग कहोगे वो एक यूनिवर्सल सेट होगा। बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो जो बेटा पहला लॉ है वो आपका है आइडेम्पोटेंट लॉ। बेटा ये लॉ क्या होता है? ये लॉ कहता है कि अगर किसी सेट ए का उसी सेट से यूनियन लिया जाए तो वही सेट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, वेन डायग्राम सोचो अपने आप। और ए का अपने से इंटरसेक्शन ए होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। नंबर 2 बेटा है आपका आइडेंटिटी लॉ। भाई आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? तो आइडेंटिटी लॉ को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर कभी भी ए का यूनियन नल सेट से लिया गया तो ए मिल जाएगा। ठीक है ना?
और अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लिया गया तो वो भी ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट लॉ है, उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये बेटा कहता है कि अगर ए यूनियन बी लिखा है तो ये बी यूनियन ए के बराबर होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना। बेटा इसके बाद में जो लॉ यूज होने वाला है उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। बच्चों एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो ये एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करो या ए यूनियन बी यूनियन सी करो तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो या ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो फिर इंटरसेक्शन सी करो, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बेटा मैं तुम लोगों को और बहुत पते की बताने जा रहा हूं, किसी से बताना नहीं, कि बात क्या है वो, कि अगर हम लोग बेटा यूनियन को प्लस समझेंगे और इंटरसेक्शन को इनटू समझेंगे। इनटू को हम लोग यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अगर हम लोग इसको मन में रखेंगे तो बहुत सारे लॉज जो हैं वो अपने आप हमें समझ में आ जाएंगे। देखो बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, क्या हो जाएगा ना। इसके बाद जो बेटा लॉ होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है। उस लॉ का जबरदस्त यूज होगा, और यही एक ऐसा लॉ है जो सेट को नॉर्मल एलजेब्रा के लॉ से अलग करता है। देखो बेटा इसका नेक्स्ट जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर ए यूनियन लिखा है और बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो ये यूनियन बी पर और सी दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। और मैं तुमसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना होगा, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो सिंपल तैयार कर सकते हो ना बेटा, कि ए इंटू बी प्लस सी क्या होता था, तो आप कहोगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखो वही बात हुआ, इंटू का मतलब इंटरसेक्शन आ गया और प्लस का मतलब यूनियन आ गया। लेकिन इस लॉ को ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लॉ से हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, तो यही एक ऐसा लॉ है जो सेट थ्योरी को ऑर्डिनरी अलजेब्रा से अलग करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगी तुम लोगों को। अच्छा, अब बेटा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है, जिसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ कहेंगे। डी मॉर्गन लॉ बेटा क्या है? तो ये समझ लो कि डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आपके साथ पास में दो सेट दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक सेट मान लो ए है और एक सेट आपका बी है, तो डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। जरा देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली में,
ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो एक फ्रेज है, उसको याद कर लो। फ्रेज बेटा ये है कि ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में बदल जाएंगे। तो जो बेटा ये लॉ है, दिस लॉ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, इसका खूब ढेर सारा यूज हम लोग जो है अभी जो अपनी प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें इसका इस्तेमाल खूब ढेर बार किया जाएगा, डी मॉर्गन लॉ का। ठीक है, कोई दिक्कत तो बेटा इसमें नहीं तुम लोगों को? बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये बेटा रिजल्ट्स क्या हैं? जो चीज हम लोगों ने भी पढ़ी है उसी के कुछ ये एडवांस पार्ट हैं, इनको अपने जीवन में उतार लो तो तुम जितने भी दुख दर्द है सेट थ्योरी के वो आपसे बहुत कोसों दूर चले जाएंगे। तो देखो बेटा ये a माइनस बी है, हमेशा इसको a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कैसे कहेंगे देखो जरा सा, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, अच्छा जरा देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप कहोगे ये जो रीजन मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, बेटा ये पूरा का पूरा जो रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपको बी कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। ठीक है ना? अच्छा, और जरा मैं तुमसे पूछूं कि a माइनस बी क्या है, इसको मैं a माइनस बी को मैं रेड कलर से दिखाने जा रहा हूं। जरा देखो बेटा ये जो है ये रीजन आपको a माइनस बी बता रहा है ना? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि a और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखो बेटा जहां पे दोनों मिल रहे हैं पीले कलर और लाल कलर, तो वो रीजन a माइनस बी के बराबर है, और ये a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको याद रख लो। ठीक है, अच्छा बताओ इसी तरह बी माइनस से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा यहां पर एक रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, मैंने तुमसे कह दिया कि अगर a माइनस बी किया गया और वो a के बराबर आ गया, मतलब a में से b के कॉमन एलिमेंट हटाए और रिजल्ट a आ गया, इसका मतलब a और b में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब हो गया कि a और b का इंटरसेक्शन एक नल सेट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक बेटा इसी तरीके से मैं तुमसे कहूं कि a माइनस बी और हम यूनियन बी ले लें। अब जरा देखो ऊपर तुम्हारे सामने फिगर बनी है बेटा, a माइनस बी जो रेड से फंक्शन से है और b तुम्हारा ये पूरा है। अगर इन दोनों का मैं यूनियन ले लूं तो फाइनली क्या रहा बेटा, वो एक a यूनियन b के बराबर आ रहा है। अच्छा बेटा एक बात और समझ लो कि जब मैं बात करता हूं a माइनस बी की, तो तुमने तीन फिगर तुम्हें दिखाई पड़ रही है, एक ये एक ये, तो ये पोर्शन बेटा है a माइनस बी,
ये पोर्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी और ये पोर्शन है बी माइनस ए। तो जरा ध्यान से देखो, तुम पाओगे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों अलग अलग हैं, मतलब ये तीनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो तीसरा रिजल्ट हमने क्या देखा कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? हाँ, डिसजॉइंट का मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, इनमें कोई भी पोर्शन कॉमन आपका नहीं है। अच्छा बेटा, अगर मैं तुमसे एक बात और कहूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्या ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा? आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। मान लो मैं तुमसे कह दूं यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 लिखा है, सेट ए लिखा है 1 2, सेट बी लिखा है 2 3। जरा बताओ बेटा ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 4 और 5। बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? कहोगे 1 4 5। ठीक है ना? थोड़ा सा बढ़ा दें इसमें, क्योंकि हम लोगों ने जो सेट बताया ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर हम 1 2 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बी डैश कितना हो जाएगा? 1 को हटा दीजिए, बेटा 1 को हटाया तो हमारे पास कितना आ गया? 1 2 3 हो चुका था, या 4 और 5 बचेगा खाली। और इसमें हम लोगों ने 1 2 लिया था तो ए कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 हो गया था। अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पर जरा बी कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जर्व करो। बी कॉम्प्लीमेंट में 4 और 5 आ रहे हैं और ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 5 आ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया ना? पहले बेटा क्या था, देखो ए बी का सबसेट दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है वो एकदम 100% ट्रू है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपनी क्लास समाप्त कर रहे हैं। आपको कैसा लगा इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम पर जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें हम लोग अपने आए हुए IIT JEE में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स जो है उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। उससे एक प्रॉब्लम जरूर से जरूर पूछी जाती है और उसका कंसेप्ट इतना सिंपल सा है। ये फ्री के 4 नंबर होते हैं बेटा सेट थ्योरी के। तो सभी लोगों को गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।